सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का केमिस्ट्री की अनदर लेक्चर में। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आज देखने जा रहे हैं बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लगभग 25 तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, आज उसके आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बेटा 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रेडिक्ट विद रीजन विच वन विल अलाउ ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ज्यादा कहां से होगा। सबसे पहला उसने लिया कॉपर वायर है 30 डिग्री सेल्सियस। अगला उसने लिया कॉपर वायर है 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। कॉपर क्या है, एक मेटल है, ठीक। और मेटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टेंस हमेशा डिक्रीज करती है, ठीक है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पॉइंट बनवा के लिखवाया हुआ है कि मेटेलिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स इंक्रीजेस, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में रुकावट पैदा होती है। इसी वजह से मेटेलिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज कर जाती है। तो कॉपर वायर एट 30 डिग्री सेल्सियस विल हैव हायर कंडक्टेंस। इट इज ड्यू टू द रीजन कंडक्टेंस ऑफ मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। मेटल के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में रुकावट पैदा होती है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगला कह रहा है 0.1 मोलैरिटी HCOOH सॉल्यूशन या फिर 0.1 मोलैरिटी HCOOH सॉल्यूशन, किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, 0.1 ज्यादा है या 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो इसीलिए 1 मोलैरिटी फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड विल हैव हाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्यों, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए भाई, कंसंट्रेशन बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, जिस वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगला कह रहा है NaCl सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस, दूसरा कह रहा है NaCl सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, मेटेलिक कंडक्टेंस तो डिक्रीज करती है, बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होती है, बिकॉज सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन तीनों डिक्रीज कर जाती है, जिस वजह से मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाती है। तो NaCl सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस विल हैव हायर कंडक्टेंस बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हालांकि ये रीजन नहीं लिखना चाहिए था, बिकॉज NaCl आपका एक सॉल्ट है, 100% डिसोसिएट हुआ ही होगा, ठीक है। यहां पर लिखना क्या चाहिए था, बिकॉज मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। वही बात जो अभी अभी मैंने बोली, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट as well as solute solvent interaction, all the three interactions decreases, due to which mobility of ions, hence conductance increases. क्लियर बात यहाँ तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक। CH3NH2 है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl हम इसके अंदर डाल रहे हैं। बताइए A क्या बनेगा। CH3NH2 इट इज योर एमाइन, रिएक्शन करवा रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया। क्यों लिखा उल्टा करके, बिकॉज यहां से आप देखिए एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा और एक Cl यहां से बाहर निकलेगा, ठीक। दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या देंगे, CH3, ठीक। यहां से अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ेगा जाकर के भाई, NH, और उससे कौन लगा हुआ है, CH3। तो ये A आ गया आपका, ये क्या आ चुका है, A आ चुका है, ठीक। फिर उसके बाद सोडियम डाला हमने इसमें इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। सोडियम डाल रहे हो भाई किसकी प्रेजेंस में, इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, सोडियम डालिए इसमें C2H5OH की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, क्या बनेगा, रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर, 2H ऊपर 2H नीचे। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। यहां पर क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 NH CH3, ये आ चुका हमारा क्या, B, क्या आ चुका, B।
उसके बाद आप डाल रहे हो इसके अंदर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, C6H5 फिनाइल रिंग है, ठीक, और SO2Cl आप यहाँ पर डाल रहे हो, तो क्या होगा भाई, तो यहां से आपका जो आपने इसके अंदर डाला C6H5 SO2Cl, तो बताइए जरा क्या होगा, C6H5 SO2, C6H5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं फिनाइल रिंग, उसके बाद क्या लगा हुआ है, SO2 लगा हुआ है, ठीक है, यहां तक तो ये हो गया। अब इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन, ये हमारा क्या है, एसिडिक प्रोटॉन, दिस इज योर एसिडिक प्रोटॉन, तो एसिडिक प्रोटॉन यहां से बाहर निकलेगा, एक Cl यहां से बाहर निकलेगा, ठीक, तो C6H5SO2 ये जाकर के किससे जुड़ेगा भाई, ये जाकर के नाइट्रोजन से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन पर एक लगा है CH3 और एक लगा है क्या, C2H5, एक लगा है आपका C2H5, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। क्लियर बात। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट है, एसिडिक प्रोटॉन को चुराता है, तो एसिडिक प्रोटॉन आपने यहाँ से H बाहर निकाला, नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ से आपने Cl बाहर निकाला, सल्फर की वैलेंसी फ्री हुई, तो सल्फर और नाइट्रोजन को आपने आपस में जोड़ दिया, नाइट्रोजन पर ऑलरेडी CH3 और C2H5 लगा हुआ था, वो आपने वहां पर लगा दिया, A, B और C तीनों प्रोडक्ट्स हमें पता चल गए। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है C6H5CH2NH2 की रिएक्शन HNO2 के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, बेंजाइल एमाइन, व्हाट इज दिस, इट इज बेंजाइल एमाइन CH2NH2, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, तो देखो जरा मैंने क्या बोला था, एमाइन की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं, एमाइन ऐसे लिखा था मैंने RNH2, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ऐसे लिख देता हूं, ठीक, HNO2 ही तो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, HNO2 ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका यहां पर अल्कोहल बनेगा, ठीक, ये ऑक्सीजन, ये OH इसके साथ जाएगा ROH, ठीक है, और यहां से H2O बाहर निकलेगा और ये N2 बाहर निकल जाएगा, मतलब अल्कोहल बनेगा हमारा, यहाँ पर क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है, तो यहां पर आपका बन जाएगा C6H5 CH2 और यहाँ NH2 की जगह कौन आ जाएगा भाई, OH आ जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद आप डाल रहे हो KMnO4, KMnO4 क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, तो ये इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, एक कार्बन एटम का अल्कोहल है ऊपर, एक ही कार्बन एटम आ रहा है यहाँ पर, तो एक कार्बन एटम का क्या बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड, C6H5COH बेंजोइक एसिड बन गया आपका। KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद आपने डाला इसके अंदर PCl3, क्या डाला, सॉरी PCl5, PCl5, तो जब भी अल्कोहल के OH को या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को कहीं से हेलोजन की सोर्स नजर आती है तो वो अपने OH को बड़ी जोर से किक मारता है और उसकी जगह हेलोजन को ला करके बिठा लेता है, तो OH हटाओ और उसकी जगह क्या लगाओ, Cl लगाओ, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक, तो ये तीनों प्रोडक्ट्स आ गए आपके पास, ठीक है, पहला प्रोडक्ट आपके पास अल्कोहल आ गया, दूसरा प्रोडक्ट आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया और तीसरा प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया, बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर बात यहाँ तक, ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला कन्वर्जन क्या कह रहा है, अगला भी आपका एनिलीन है, क्या है भाई, ये है आपका एनिलीन, NaNO2 और HCl डाल रहे हो आप इसमें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज योर डायजोटाइजेशन रिएक्शन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC, ठीक है, C6H5N2 पॉजिटिव, देखो यहाँ लिखा हुआ है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक। बी क्या होगा, HBF4 डाला अब आपने इसके अंदर, फ्लोरोबोरिक एसिड, तो इससे बनेगा आपका क्या, फ्लोरोबेंजीन, ये डालोगे तो क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, लेकिन साथ में नीचे NaNO2 और कॉपर भी डाला हुआ है, ठीक है, तो यहां से बन जाएगा हमारा नाइट्रोबेंजीन, क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, ठीक। फिर SnHCl डाल रहे हैं तो एनिलीन बन जाएगा आपका, NO2 हट करके NH2 आ जाएगा,
ये हो चुका आपका कन्वर्जन कंप्लीट। क्लियर बात, ठीक है। ये वाला तो बता रखा था, नाइट्रो ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट करता है। ठीक, अगर आप केवल HbF4 डालते बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में तो बाल्शीमैन्स रिएक्शन होती और उससे बनता क्या, फ्लोरोबेंजीन। लेकिन साथ में नीचे कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 भी डला हुआ है, तो इसीलिए आपका बी क्या बना, C6H5NO2, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है बात अच्छे से। उसके बाद आगे देखते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन C6H12। अब ये C6H12 किसका फॉर्मूला होता है भाई, साइक्लोहेक्सेन का। C6H12 किसका फॉर्मूला होता है, साइक्लोहेक्सेन का। डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करता है, बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट C6H5Cl इन ब्राइट सनलाइट। मतलब Cl2 के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 में Cl बॉन्ड Cl में होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, वहां से फ्री रेडिकल मिलेगा हमें, Cl डॉट फ्री रेडिकल, वो यहां से आकर के एक H डॉट को बाहर निकालेगा, ठीक है, तो यहाँ पर Cl लग जाएगा और एक HCl निकल जाएगा आपका बाहर। तो व्हाट इज दिस, इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12, और इसका फॉर्मूला क्या हो चुका बेटा, C6H11Cl। ठीक, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो रिएक्शन भी हमने लिख दी और हाइड्रोकार्बन भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। बिल्कुल आसान सा सवाल था। C6H12 तो हर कोई जानता है, साइक्लोहेक्सेन होता है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक। तो इससे आसान कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना वर्ड प्रॉब्लम काफी मुश्किल मुश्किल आती है। उसके बाद देखते हैं बेटा इसी क्वेश्चन का बी सब पार्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए ये रहा आपका 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट्स विद सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन अल्कोहल एंड अंडरगोज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो क्या होगा भाई, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट करता है सोडियम मिथॉक्साइड से अल्कोहल की प्रेजेंस में एंड अंडरगोज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो क्या बनेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है भाई, हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन दोनों का निकलना। अब मुझे बताओ ये Br जिस कार्बन पर लगा है, ठीक, इसके बगल में से इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लो। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकालोगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकालोगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो कहां से हम हाइड्रोजन बाहर निकालें, कहां से हम हाइड्रोजन बाहर निकाले भाई, Br तो यहाँ से चला गया, ठीक है, जिस कार्बन से हेलोजन बाहर निकाला उसके बगल वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन बाहर निकालना है। ठीक है, तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ये भी बीटा कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इन दोनों के पास 2-2 है, तो इससे तो निकालेंगे नहीं। ठीक है, अब इन दोनों में से सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई कहां से बाहर निकालें, तो कहीं से ही बाहर निकाल लीजिए, एक ही बात है। अगर आप वहां से बाहर निकालते तो क्या प्रोडक्ट बनता, तो आपका प्रोडक्ट ये बनता, ये बनता। बताओ दोनों सेम है कि डिफरेंट है, इसका नाम क्या होगा, अगर मैं यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन क्या होगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इसमें 1 फिर मुझे नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, इसका नाम भी क्या होगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है। क्लियर है बात अच्छे से। अगला, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाओ किसके साथ, सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बताओ कौन सी रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। और पूरा ओपन करके अगर मैं दिखाऊं तो पूरा ओपन करके हमने इसको ऐसे लिखा था, यहां से 2 NaCl बाहर निकाल दिए और इन दोनों फिनाइल रिंग को आपस में ऐसे जोड़ दिया और क्या बन के तैयार हो गया हमारा, डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं इसको, डाइफिनाइल, या फिर आप इसको बाइफिनाइल भी बोल सकते हो। और बाहर कौन निकल गया, 2 NaCl निकल गए आपके बाहर। क्लियर है बात अच्छे से। आगे देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर।
ठीक, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ, वो हम जानते ही हैं। हेनरीज लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। P इज इक्वल टू KHX, जहां पर KH है आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए P इज इक्वल टू KHX है आपका। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूं, अगर मैं सॉरी मैंने यहां उल्टा लिखा, P इज इक्वल टू KHX। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूं तो KH किसके बराबर आ जाएगा? 1/x के। अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब KH और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के क्या हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस जिस गैस के KH की वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, या फिर जिसके KH की वैल्यू सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट सेम टेम्परेचर। ठीक, अब यहाँ पर बताइए KH की वैल्यू सबसे कम किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए 69 हो गई, ऑक्सीजन के लिए 34 हो गई। ठीक है, 30 उससे भी कम है क्या KH की वैल्यू? बोलो। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1.67। अच्छा, मीथेन के लिए देख लो 0.412। इसके KH की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब मीथेन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। मीथेन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई? KH की वैल्यू सबसे कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो देखिएगा सबसे पहला सवाल वो आपसे यही पूछ रहा है कि विच गैस हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट 298 केल्विन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, बताइए जरा इन गैसेस में से आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन और हीलियम किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? एक बार दोबारा देख लो टेबल। फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है कहीं पर? फॉर्मल्डिहाइड, अच्छा सॉरी हमने यहाँ पर ये 10 की पावर -5 तो हम भूल ही गए। ये तो देखा ही नहीं तुमने, 10 की पावर -5 लगा हुआ है। तो इसकी क्या है? सबसे कम है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई? सबसे ज्यादा होगी। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट सॉल्युबिलिटी एट 293 केल्विन। किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी? सॉल्युबिलिटी सबसे कम उसकी होगी जिसके KH की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। बताओ KH की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए? KH की वैल्यू हीलियम के लिए, तो हीलियम यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बस इतना सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ये एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए तो आप कर सकते हो। What happens to KH on increasing temperature? KH की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा इंक्रीज करती है। वैल्यू ऑफ KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH के अंदर लिखवाया हुआ है नोट्स में कि KH बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl वर्सेस प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड एक्सप्लेन द ग्राफ। ठीक है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन HCl गैस का बढ़ेगा पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। क्लियर बात? तो ये P और X के बीच का ग्राफ आ गया, और ये हमने बता दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑन पैराग्राफ रीडिंग। ठीक, अब ये पैराग्राफ आप देखिए क्या क्या बोला हुआ है। ठीक, ये मतलब बिल्कुल ही एक डिफरेंट जो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, उससे डिफरेंट है। यहाँ पर डिफरेंट बातें हो रही है, उसके ऊपर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? हाउ डू दीज साइंटिस्ट हेल्प टू गेट टारगेट ट्यूमर सेल्स? व्हाट आर एंटीबॉडीज? ठीक है, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो आप, बायोलॉजी आपको मुझसे अच्छी आती है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ रीड करना है और इसी पैराग्राफ में से आपको आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में जो हमने पढ़ा उसके अंदर से इसमें कुछ भी नहीं है, ट्यूमर सेल्स वगैरह के बारे में बात हुई भी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आप यहाँ पर देख सकते हो। हम आगे देखते हैं। राइट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपैक नेम लिखना है। कौन से चैप्टर से सवाल है भाई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ठीक, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है कि एनायोनिक? कॉम्प्लेक्स एनायोनिक है आपका। ठीक है, मतलब स्क्वायर पार्ट के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो नाम क्या होगा भाई? सबसे पहले कैटायन का नाम पोटेशियम। ठीक, साइनाइड कितने हैं? लिगेंड कितने हैं? 4, तो इसीलिए टेट्रासाइनाइडो। ठीक, सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकिल।
और क्योंकि एनायनिक पार्ट में आ रहा है इसीलिए नाम के लास्ट में 8 लग गया, निकिलेट। और निकिल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा आप, कितनी निकल करके आएगी, 2 निकल करके आएगी, इसीलिए रोमन ब्रैकेट में हमने 2 डाल दिया। ठीक, अगला NaCrEDTA है। व्हाट इज EDTA? EDTA की फुल फॉर्म इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो सोडियम, उसके बाद लिगेंड का नाम इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, ओ लग जाएगा अब यहाँ पर। ठीक है, क्रोमेट और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी यहाँ पर, 3 निकल करके आएगी, इसीलिए ब्रैकेट में हमने रोमन नंबर्स में 3 लिख दिया। ठीक, आगे देखते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आइसोमेरिज्म पढ़ते हो आप। ठीक, राइट आईयूपैक नेम ऑफ, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? व्हाट इज OX? OX क्या है? ऑक्सलेट। OX इज ऑक्सलेट आयन। ठीक है, तो आईयूपैक नेम क्या होगा? ऑक्सलेट कितने हैं? 2। ठीक है, क्लोरीन कितने हैं? 2, तो क्लोरीन के लिए क्लोराइडो, ऑक्सलेट के लिए ऑक्सालेटो। ठीक है, तो क्लोराइडो का सी पहले आता है, तो इसीलिए डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो डाइऑक्सालेटो। ठीक है, क्रोमेट और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ड्रॉ कीजिए इसके। PTCl EN, व्हाट इज EN? EN क्या है भाई? व्हाट इज EN? इथाइलिन डायमाइन। EN क्या है? इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, तो सेकंड वाले इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करना है, CrCl2OX2 का। ठीक है, तो ये सिस हो गया, देखो सेम साइड आ रहा है, ये अपोजिट साइड आ रहा है, ये ट्रांस हो चुका आपका। ठीक है, अगला EN वाले का ये सिस हो चुका। ठीक है, EN और ये भी सिस, ये मिरर इमेज ड्रॉ कर दिया आपने इसकी। ठीक है, ये ट्रांस हो चुका आपका। ठीक है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुका आपका। आगे देखते हैं बेटा, VBT पर सवाल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग फॉर कॉम्प्लेक्स NiCl4 2-। निकिल का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 28। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो निकिल का पहले तो आप यहाँ पर देखिए, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 28। अगर एटॉमिक नंबर 28 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी निकिल की? आर्गन 4s2 3d8। तो 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 3 8। ठीक, इतने आ चुके हैं। अब निकिल को 4 बॉन्ड बनाने हैं। क्या करना है? 4 क्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4p भी पड़ा होगा, जो खाली होगा वेकेंट होगा। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के आगे चला जाएगा। ठीक है, जिस वजह से अब आप यहाँ पर देखिए, ये 4 क्लोरीन के साथ इसने ये 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, ये 4 क्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बना लिए। ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? 4 क्लोरीन के हैं। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई भाई? हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। लिगेंड कितने लगे हैं? 4, इसीलिए ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ठीक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ, 3d में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो चुका है ये आपका? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर शो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, ये कलर भी शो करेगा, इट इज कलर्ड। ठीक, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होता तो ये कलर शो ना करता। ठीक, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये आयरन दिया हुआ है बेटा आपको, और ऊपर 2+ लगाया हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आयरन से बाहर निकालने। ये नॉर्मल आयरन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी। Fe2+ का क्या हो जाएगा? 4s0 3d6। ठीक है, तो ये 3d के अंदर क्या आ चुका भाई? 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने डाल दिए। ठीक, अब H2O कितने लगाना है आयरन से? 6 H2O लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 चाहिए आपको ऑर्बिटल्स आगे के। ठीक है, तो S 1s 3p और 2d, sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी। ठीक, और पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्या? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब 3d ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा या 4d ने? 4d ने पार्टिसिपेट करा है, तो इसीलिए ये हो गया आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, अगला कह रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए इसका। तो उसके लिए फॉर्मूला μb = n × n + 2, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे भाई, या कॉपर Cu2+ का लिख लो 3d9। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, 3d9 में 1 ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 1 इंटू 3, तो √3 कितना आ चुका 1.732 bm। व्हाट इज bm, bm इज बोहर मैग्नेटॉन। bm क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक। आगे देखते हैं बेटा, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू इट्स 1/16th वैल्यू। इनिशियल कंसंट्रेशन कितने समय में घट करके इनिशियल की 1/16 टाइम रह जाएगी, ठीक है। तो के की वैल्यू दी हुई है, टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ उठाया, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, या t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x। व्हाट इज दिस, इट इज a इनिशियल कंसंट्रेशन। व्हाट इज दिस, इट इज a माइनस x कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो 2.303 अपॉन k की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 60 log r0। हमें नहीं पता इनिशियल कितना है, लेकिन कुछ समय बाद वो इनिशियल का कितना रह गया 1/16। तो यहाँ पर r0 बाय 16 डाल दिया, r0 से r0 कैंसिल, 16 घूम करके ऊपर, log 16 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको लिखोगे 16 को 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 log 4, ठीक। तो 2 log 4 को क्या लिखोगे, log 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 उतर के नीचे 2 2 जा 4 log 2, log 2 की वैल्यू 0.3, log 2 की वैल्यू 0.3, तो 1.2। ये देखो यहाँ पे भी कितना आ गया 1.2। क्लियर बात, ठीक है। log 16 की वैल्यू आपने ऐसे निकाल ली, नहीं तो और भी तरीके हो सकते हैं निकालने के, उस तरीके से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो बस इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद आपके पास इतना सेकंड आंसर आ चुका है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक। आगे देखिएगा, तो ये केमिकल काइनेटिक्स से सवाल था हमारा। अगला कह रहा है द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं एक्सेस वाटर डाल करके, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है हमें। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, डिफरेंस केवल फंक्शनल ग्रुप में आता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन प्रेडिक्ट मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी बताइए, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, 2, एक सुक्रोज का और एक वाटर का। तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। अगला कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। अब वाटर क्योंकि आपने एक्सेस में लिया हुआ है, ठीक है, तो रेट लॉ उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 होगा, बिकॉज वाटर इज इन एक्सेस डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गई बात अच्छे से। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल भी है ये। किसका एग्जांपल है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। दिखने में लग रहा है हायर ऑर्डर का, बट एक्चुअली फॉलो कर रहा है किसको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक। फॉर अ रिएक्शन A plus B gives you P, the rate is given by रेट लॉ एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड। आपने B की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और B के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो रेट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा रेट आपका। क्लियर। अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस। तो A अगर एक्सिस में है तो A की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। अगर A एक्सिस में प्रेजेंट ना होता तो A की पावर 1 और B की पावर 2, 1 + 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 निकल करके आता। बट चूंकि A आपका लार्ज एक्सिस में है तो इसीलिए A को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 2 निकल करके आ जाएगा। क्लियर हुई यहाँ तक बात। आगे देखते हैं बेटा, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, मतलब हाफ लाइफ टाइम दी हुई है, ठीक है। 50% कंप्लीशन, टी हाफ दे दिया उसने कितना 23.1 मिनट, ठीक। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हुआ है आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्वार्टर लाइफ टाइम का, ठीक है। बट हमें सब्जेक्टिवली वो शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगाना,
हमें ऐसे ही निकालना है। टी हाफ दिया हुआ है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। a माइनस एक्स कितना भाई, या फिर टी हाफ का फॉर्मूला बताओ ना मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होता है, 0.693 अपॉन के, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ आप। ठीक, टी हाफ आपको पता है, के की वैल्यू निकाल लो, 0.693 अपॉन टी हाफ कितना दिया हुआ है भाई, 23.1 मिनट। अब सेकंड में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, मिनट इनवर्स में के की वैल्यू निकाल लो, तो के की वैल्यू मिनट इनवर्स में इतनी निकल करके आ गई। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपके पास सेम ही निकल करके आने वाला है। क्लियर बात। तो टी 75% के लिए कितना होगा भाई, टी 75% के लिए, तो टी 75% टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए, क्या है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन, अपॉन ए माइनस एक्स। 75% जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो कितना बचेगा आपका, 75% मतलब रिएक्शन 75% पूरी हो गई, प्रोडक्ट 75 बन गया, तो रिएक्टेंट कितना बचा रह गया, 25 बचा रह गया, मतलब इनिशियल का 1/4। आप चाहे तो यहाँ पर a/4 लिखे, ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 घूम करके ऊपर चला जाएगा, log 4 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपके पास आ चुका 46.2 मिनट्स। क्लियर है बात, ठीक है, नहीं तो मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हुआ था। अगला, नेम द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्यूमीन से करते हैं। ठीक है, तो क्यूमीन 2 फिनाइल प्रोपेनॉन, क्यूमीन किसको बोलते हैं, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को किसको बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। इट इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक, और पूरी रिएक्शन भी लिखवाई हुई थी, हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाता है, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसीटोन बाहर निकल जाता है और फिनॉल हमारा बनके रेडी हो जाता है। अगला कह रहा है राइट कंप्लीट रिएक्शन फॉर द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडियम। ठीक है, Br2 एक्वस डालोगे तो तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन आकर के लग जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। नॉन एक्वस सॉल्यूशन डालोगे तो Br2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ CH2। ठीक, तो एक बार ऑर्थोब्रोमोफिनॉल मिलेगा और एक बार पैराब्रोमोफिनॉल मिलेगा और HBr आपका निकल जाएगा बाहर। एक्सप्लेन व्हाई लिविस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड इन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। ब्रोमिनेशन करवा रहे हो तो लिविस एसिड FeBr3 डालना पड़ता था, बट फिनॉल के अंदर आपने नहीं डाला, क्यों, बिकॉज फिनॉल में बेंजीन के ऊपर जो OH लगा है वो बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देता है। तो इन द केस ऑफ फिनॉल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ लिविस एसिड। ठीक है, ये जो Br2 को तोड़ने के लिए, Br और Br के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो FeBr3 डालते थे, लेकिन वो कह रहा है कि ये FeBr3 की एब्सेंस में ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्यों बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बिकॉज, ठीक है, तो यार देखिए, टेक्स प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ लिविस एसिड, इट इज ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। तो Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करके HOBr बनाता है, हालांकि इस रिएक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस यहीं पर हमारा आंसर क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। क्लियर बात। HOBr ब्रेक्स इनटू OH नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव। ये जो HOBr बना ये अपने आप ब्रेक हो जाता है इनटू OH नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। व्हाट इज, व्हाई इज ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इजियर देन एसीटोन। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसीटोन कीटोन से आसान होता है, क्यों होता है आसान, इट इज बिकॉज CH बॉन्ड इन एल्डिहाइड इज इजियर टू ब्रेक देन CC बॉन्ड इन इथेनॉल। ठीक है, ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर एसीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करना है, तो CH बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है, देन CC बॉन्ड इन कीटोन्स। पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड क्या होगा भाई, ये बेंजोइक एसिड बनाइए, ये बेंजोइक एसिड बनाया आपने, पैरा पर क्या लगा हुआ है NO2, हैज लोअर वैल्यू ऑफ pK, इसके pK की वैल्यू कम है, मतलब इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। बताइए क्यों, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पड़ा है यहाँ पर।
NO2 इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसीलिए इसकी एसिडिटी क्या होगी, नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगी। ठीक है, इज मोर स्टेबल देन बेंजोएट आयन बिकॉज NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्लियर हो गई बात अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए, पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद वाला, ठीक। राइट मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ईथर्स से सवाल है और पूरा मैकेनिज्म मैंने लिखवाया हुआ भी है आपको। आप देखिए इसमें ईथर में टर्शियरी एल्काइल ग्रुप आ रहा है। कौन सा एल्काइल ग्रुप आ रहा है, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप। और टर्शियरी कार्बोकेटायन क्या होता है भाई, ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड बनाएंगे और क्या बनाएंगे भाई, CH3OH, CH3OH। इसका मैकेनिज्म कह रहा है वो लिखने के लिए। ठीक है, तो मैकेनिज्म हमने लिखा, HI किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और I नेगेटिव में। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, ये H पॉजिटिव जाएगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को देगा, प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो प्रोटोनेटेड ईथर बन चुका। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, मीन्स हमारा क्या बन जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन। क्या बन जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन। ये बन चुका टर्शियरी कार्बोकेटायन हमारे पास। अब इसके पास न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव आएगा। ठीक, ये स्लो स्टेप है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। ये फास्ट होगा बिकॉज आयनिक रिएक्शन की तरह दिख रहा है। क्या बन चुका हमारा, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड। तो इस तरीके से आप पूरा मैकेनिज्म शो कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात अच्छे से। अगला क्या पूछ रहा है, एल्कोहल, एक एल्कोहल है हमारे पास, कैपिटल ए, फॉर्मूला क्या है, C4H10O। ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स B, ऑक्सीडेशन करने पर B देता है। B गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, B टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता। इसका मतलब B एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, B क्या होगा हमारा, कीटोन होगा। बट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, इसका मतलब कीटोन है, पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करता है, जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, टू गिव कंपाउंड C। ठीक है, B रिएक्ट्स विद I2 एंड NaOH, इसका मतलब B के पास CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, B के पास CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो जरा यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप आ रहा है। कार्बन कितने हैं, 4, तो इसीलिए 1 2 3 4। ठीक है, तो इस कीटोन का एल्कोहल कौन होगा, सेकेंडरी एल्कोहल ये होगा। ठीक है, यहां से आपको रिएक्शन स्टार्ट करनी है। ठीक, कॉपर एट 573 केल्विन डाला, ऑक्सीडेशन करवाया, ब्यूटेनॉन मिल गया आपको। ठीक, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे होती थी भाई, NH2 बॉन्ड NH2, यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा H2O। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड NH2। ठीक, तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में कौन है भाई, कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है। तो कार्बन पर एक मिथाइल आ गया ये, और एक की वैलेंसी पे क्या आ गया, इथाइल। उसके बाद डबल बॉन्ड N, देखो डबल बॉन्ड N आ रहा है, उसके बाद NH2 लगा हुआ है, तो ये आ चुका हमारे पास। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन हाइड्राजोन, ब्यूटेन 2 ऑन हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्या बनता था, हाइड्राजोन ही तो बना करता था। तो ये ब्यूटेन 2 ऑन हाइड्राजोन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इट रिएक्ट्स विद I2 एंड NaOH टू गिव येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ D। अब येलो प्रेसिपिटेट्स चाहिए आपको, ठीक है, किसके, D के। तो यही उठाया आपने, ब्यूटेन 2 ऑन I2 NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, CHI3 मिल जाएगा आयोडो फॉर्म। उसके बाद ये पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली CHI3 लिखो, नीचे लिखो आयोडो फॉर्म, और इसके नीचे लिख दो येलो प्रेसिपिटेट्स। बोलो बात क्लियर हो गई अच्छे से। तो ये आपकी एक वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है। इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर हो गई बात। चलिए बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।